वीडियो में हम कक्षा 7 का एनसीईआरटी सोशल साइंस है हमारी दुनिया सामाजिक विज्ञान का भाग 2 ये बुक है और इसका हम जानेंगे चैप्टर तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। और इसको ध्यान से हम समझेंगे इसी वीडियो में। इसका हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे, सभी प्रश्नोत्तर, और इसका आपको अर्थ पूरे चैप्टर को इसी वीडियो में समझाएंगे। और इससे पिछले वीडियो में हमने आपको दोनों चैप्टर बताया था। इससे पिछले वाले आपके क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियो बनाए जा चुके हैं और भी बन रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जो भी आपके काम का वीडियोज़ है आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, भूपर पट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है जिन्हें प्लेट कहते हैं। भूमि के अंदर जो होता है ना, छोटी और बड़ी लेकिन कठोर संरचना पाया जाता है, जिनको हम लोग प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती है, घूमते रहती है, जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि आखिर भूकंप क्यों आते हैं, इसका जवाब हम जानते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है। पृथ्वी का जो ऊपर का सतह है वो प्लेट में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है, मतलब चलते रहती है, घूमते रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो कुछ दूर जाती है, मतलब एक दूसरे के करीब या दूर जाती है, तो कुछ साथ साथ चलती है रहती है, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है। अब आपस में प्लेट जाते हैं, टकरा, और कंपन शुरू होता है, थरथराना शुरू कर देता है। उसी कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के सतह के गतिमान प्लेट के आपस में टकराने से जो उत्पन्न होता है कंपन, उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं, मतलब कहीं पर भूमि धंस जाते हैं तो कई उभर जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूकंप की उत्पत्ति। ये है उद्गम स्थल, केंद्र, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, और वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये है प्लेट की सीमा, ये अधिकेंद्र है, और भूकंपी तरंग जो है सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलता है। इधर से बाहर की ओर निकल रहा है सभी दिशा में, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनवरी 1934 में दरभंगा, जो बिहार में स्थित है, दरभंगा में, सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में, और जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज, जो गुजरात में है, यहाँ भूकंप के भयंकर झटके महसूस हुए, जिससे जान माल की व्यापक क्षति, मतलब बहुत सारे जीव जंतु इसमें मरे, लोगों का भी मौत हुआ इसमें। अब आगे है 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। भूकंप की तीव्रता इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। भूकंप कितना स्पीड से आता है उसका मापन सिस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंप की तीव्रता का। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। रिक्टर पैमाना क्या है? भूकंप की तीव्रता, वही सिस्मोग्राफ, हिंदी में रिक्टर पैमाना, जिसको रिक्टर स्केल भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। भूकंप को रोका नहीं जा सकता है। भूकंप को कोई भी रोक नहीं सकता है। अब रोक नहीं सकते हैं तो कर क्या सकते हैं, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। आप इस बात को क्लास 10th के आपदा प्रबंधन में पढ़िएगा, और यहाँ पर दिया गया, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भूकंप को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रति लोगों को जागरूक करके इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। देखिए, भूपर पट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ कंपन शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम, उद्गम क्षेत्र जो होता है ना, उसके भूमि के सतह पर निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है। अधिकेंद्र जो होता है वहाँ से कंपन बाहर की ओर चलता है तरंग के रूप में, ठीक है। सर्वाधिक कंपन होता है। अब यहाँ पर समझिए, तरंग चलती है, तरंग के रूप में कंपन जो होता है ना, थरथराहट, कंपन तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम हो जाती है। अब कंपन होगा, यहाँ पर जैसे हाथ बजा रहे तो यहाँ पर जोर से आवाज़ आएगी, लेकिन यहाँ से दूर आवाज़ बहुत कम जाएगी, तो दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहाँ सर्वाधिक क्षति होती है। मतलब जो क्षेत्र अधिक केंद्र के नज़दीक, जहाँ भूकंप शुरू हुआ वहाँ स्थित है, तो वहाँ काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है। देखिए, ये ज्वालामुखी है। जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो इधर से आग की लावा ऐसे निकलता है, बह करके चारों ओर जैसे जाता है, ठीक है। देखिए, हम समझ रहे हैं भूकंप के बारे में। भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए? खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। भूकंप आए तो खुली जगह में या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिजली के खंभे के बगल में रहेंगे तो खंभा देह पर गिर सकता है, तारें टूट सकती है। वृक्ष के नीचे नहीं रहेंगे, वृक्ष गिर सकते हैं।
क्योंकि यह उखड़कर आप पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करें। घर को आयताकार बनाएंगे ताकि भूकंप के झटके सह ले। पिलर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ठीक है, और मजबूत रखेंगे पिलर को, घर के पिलर को, ताकि गिरे नहीं। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना। प्राथमिक चिकित्सा मतलब थोड़ा सा बैंडेज हो, टैबलेट हो दर्द का, अगर किसी को नुकसान हो गया, चोट लग गई, तो हमें उस स्थिति में उसका इलाज हम खुद से कर सकें। बिहार में भूकंप क्षेत्रों को कुछ क्षेत्रों में बांटा गया। भूकंप को अब समझिए, भूकंप के क्षेत्र 3 में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, गया, ये सब है। भूकंप के चौथे क्षेत्र में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया है, ठीक है। और 5वें क्षेत्र के अंतर्गत सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा है। तो पूरे बिहार में कुल मिलाकर भूकंप आता है। आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए भूकंप आता कैसे है, इस संरचना के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के बल 2 प्रकार से, एक आंतरिक अंदर का बल, एक बाहरी बल होता है। अब बाहरी बल क्या होता है? अनआच्छादन, मतलब किसी से टकराता नहीं है। ये ऋतु क्षय और अपर्दन, मतलब मिट्टी को अपर्दन इधर उधर करता है, मृदा अपर्दन। आंतरिक बल क्या करता है? पृथ्वी के जो अंदर का बल होता है वो बहुत लंबे समय तक भूमि का संचालन करता है। आकस्मिक, अचानक संचालित करता है, जैसे इसमें आता है, जिससे दीर्घकालीन भू संचालन में महाद्वीपीय निर्माणकारी बल होता है, मतलब इस बहुत ज़्यादा देर तक भूकंप रहता है। इसमें पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत निर्माणकारी बल। लेकिन आकस्मिक भू संचालन में ज्वालामुखी अंतर्गत आता है, भूकंप आता है, भूस्खलन। भूस्खलन मतलब भूमि का नीचे गिर जाना, ढह जाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभाजित है, ये बात तो आप जान चुके हैं। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ पिघली अवस्था में होती है। ताप एवं दाब के कारण पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वह पिघल जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमज़ोर होती है वहाँ से यह धरातल से ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में, अब जहाँ पृथ्वी का सतह कमज़ोर होता है वहाँ से ये फट करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए, उच्च मतलब समझिए, पर्वत जो है, पर्वत किसे कहते हैं? क्वेश्चन है पर्वत, यहाँ पर है ना, पर्वत किसे कहते हैं? तो पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो, जैसे कि फैला हुआ नहीं हो, ठीक है। 900 मीटर ऊंचाई। देखिए, पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत आता है। अब यहाँ पर देखिए, बलित पर्वत क्या है? 2 विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है, विपरीत दिशा मतलब अलग अलग दिशा से एक ही केंद्र पर बल लगता है, उसे संपीड़न बल कहा जाता है। अब एक ही दिशा में बल लगा, इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। इसी बल से पर्वत का निर्माण होता है, जिससे वलित या मोरदार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय, रॉकी आदि। तो हिमालय, रॉकी बलित पर्वत के अंतर्गत आ गए, ठीक है। अगला है भ्रंशोत्थ, तथ्य तो है, तो पूरा तो नहीं, भ्रंशोत्थ पर्वत। तो जब भूतल, भूमि के तल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है, बराबर है, बीच में कहीं उठ गया भाग, तो उसे भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुरा पर्वत, ठीक है। ये देखिए, भ्रंश घाटी है, यहाँ पर समझ सकते हैं, ये मोरदार पर्वत है, इस प्रकार से पर्वत है, इस प्रकार से, ठीक है। अब समझते हैं संचयन पर्वत के बारे में। ये देखिए, भ्रंशोत्थ पर्वत है, यहाँ से समतल है, यहाँ उठ गया है, फिर समतल है, समझ के बात को, ये उठा हुआ भाग। अब है संचयन पर्वत। देखिए, संचयन पर्वत किसको कहते हैं? ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, इन्हें संचयन के पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। अब ज्वालामुखी से जो लावा बनता है वह ठंडा होकर जम जाता है, उसके बाद जो रूप लेता है इसे संचयन पर्वत के रूप या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो, ये, ठीक है। आगे आपका है अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा, अपर्दन की शक्ति मतलब कि मिट्टी का ऊपरी परत बाढ़ के समय में या किसी प्रकार की मौसम में अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते, हवा आया यहाँ से कट के कहीं गया,
तो ये अपर्दित भूभाग अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे आरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी आदि, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे आपका है ये देखिए संचयन पर्वत हो गया, ठीक है। आगे आपका है पठार। तो धरातल में वैसी आकृति भी है जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, इसे ही पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है और इसके भी कई प्रकार हैं। पठार के ऊपर भी पहाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं महाद्वीपीय पठार, सिल्ड पठार, बयूड निक्षेप पठार, हिम नदिया निक्षेप पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार, छोटा नागपुर का एक प्रसिद्ध छोटा नागपुर जो है का एक पठार, एक प्रसिद्ध पठार है। जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, ठीक है, फिर भी वहाँ जानमाल की अपेक्षाकृत कम क्षति होती है। इसका कारण है वहाँ के लोग क्या हैं, बहुत जानकार हैं, वो पहले ही सुरक्षित रहते हैं, घर जो है भूकंप रोधी बनाते हैं। देखिए सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र के मैदान, समतल भूमि वाला क्षेत्र मैदान कहलाता है, मैदान के बारे में यहाँ चर्चा है। अब ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, गर्मी के कारण बर्फीले पहाड़ जो होते हैं वो पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्र में पानी बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं और इस प्रकार से मैदान भी समुद्र तल बन जाते हैं। क्वेश्चन चलिए समझते हैं, लाइक कर दीजिए। छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर एक पठार है। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र, ठीक है। देखिए आगे, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को 4 तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया। सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत जो है कौन से पर्वत का उदाहरण है? तो सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा भ्रशोत्थ पर्वत का, ठीक है। अब यह सही मिलान करिए। अब यहाँ पर समझिए, हिमालय हो जाएगा वलित पर्वत। हिमालय क्या होगा? वलित पर्वत। आरावली हो जाएगा अपशिष्ट पर्वत, ठीक है। और फ्यूजियामा हो जाएगा वलित पर्वत। फ्यूजियामा आपका संचयन पर्वत हो जाएगा। उसके बाद दक्कन जो है लावा निर्मित पठार, ठीक है। आगे स्पष्ट कीजिए अधिकेंद्र क्या है? उद्गम केंद्र, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल। तो चलिए सबका एक एक करके डेफिनेशन जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अधिकेंद्र क्या होता है। चलिए जानते हैं। अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपर उद्गम क्षेत्र के ठीक सामने का भाग अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप का अधिक कुप्रभाव अधिकेंद्र के पास ही होता है, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान। उद्गम केंद्र अब जानेंगे, उद्गम केंद्र क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी के अंदर का वह भाग जहां से भूकंप प्रारंभ होता है, उस भाग को उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र आपने समझ लिया। अब आपका तीसरा पॉइंट है सिस्मोग्राफ क्या होता है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए तब तक। अब जानते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला आपका है रिक्टर पैमाना, इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, रिक्टर स्केल। चलिए जानते हैं क्या होता है। तो जिस पैमाने में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं उस पैमाने को रिक्टर पैमाना कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के झटके क्यों आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसका उत्तर। पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से भूकंप के झटके आते हैं। जो गतिमान प्लेट होते हैं हमने आपको पढ़ाया भी था ये। दूसरा है भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए इसका भी हम लोग उत्तर जानते हैं। भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत से आदमी उसके मलबे में दब जाते हैं। इस प्रकार भारी जान माल की हानि होती है। तीसरा है ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कभी कभी और कहीं कहीं पृथ्वी के अंदर से तरल अग्नि की ज्वाला निकलने लगती है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। अग्नि की ज्वाला मतलब आग। चौथा प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए।
चलिए जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाली स्थल आकृतियां अनेक हैं। ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का ही परिणाम है। वैसे ही पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियाँ बनती है और पठार बनते हैं। पठारों पर भी पहाड़ियाँ दिख जाती है, तो ये सब आंतरिक शक्तियों के कारण बनती है। अगला आपका 5वां प्रश्न है, पर्वत के प्रकारों का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय। जानते हैं इसका उत्तर। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो पहला है वलित पर्वत। धरातलीय भाग पर उत्पन्न दाब के कारण चट्टानों में बल पड़ने लगते हैं। इससे वहां की धरातल ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वत बनता है। उदाहरण में एशिया का हिमालय, यूरोप का रॉकी, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला है भ्रंशस्थ पर्वत। तो इसका होगा उत्तर, धरातल पर कहीं और कभी समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है और पर्वत सा दिखने लगता है। ऐसे ही पर्वत को भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक पर्वत। अगला है संचयन पर्वत। इसका उत्तर होगा, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा ठंडा होकर संचित हो जाते हैं और कालक्रम मतलब समय में इस समय से संचित लावा का ढेर लग जाता है और पर्वत बन जाता है। इसी को संचयन पर्वत कहते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियमा तथा अफ्रीका का किलिमंजारो। अगला आपका है अवशिष्ट पर्वत। हवा, वर्षा, बर्फबारी आदि अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत की चोटी कटती छटती तथा घिसती रहती है। इससे इसकी ऊंचाई बहुत कम हो जाती है। उदाहरण है अरावली, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत। अगला है 6ठा प्रश्न, भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा, भूकंप से होने वाली क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इससे बचने के उपाय से अवगत कराएं। जो भी भवन बने उनको वैज्ञानिक ढंग से भूकंप रोधी बनाया जाए। इससे भूकंप से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम बच सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमने इस वीडियो में आपको ये तीसरा चैप्टर बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको ज़रूर मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।